हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट। आज इस पोएम की हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद ही इसके एमसीक्यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कीपिंग क्वाइट पोइम का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं ताकि आपको पोइम के बारे में आइडिया हो जाए। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो पोइम रीड करने से आपको अपने आप आ जाएंगे और हो सकता है एमसीक्यू में कवर नहीं हो पाए। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। कीपिंग क्वाइट इज अ पीस पोइम रिटन बाय चिलियन पोएट पेब्लो नेरूदा। कीपिंग क्वाइट जो है वो एक शांति की पोएम है जो कि रिटर्न की है एक चिली के पोएट ने। चिली पोएट है पेब्लो नेरूदा, उन्होंने इस पोएम को राइट किया है और बेसिकली एक पीस पोएम है, शांति की पोएम है। द पोएम वाज ओरिजिनली रिटन इन स्पेनिश, और पोएम जो है सबसे पहले स्पेनिश में राइट की गई थी, बट लेटर ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश, लेकिन बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। The poet asked humanity to count numbers from 1 to 12. Poet पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरे मानवता को ये कहता है कि वो काउंट करे 1 से लेकर 12 तक। 12 being the number of hours shown in a clock, और 12 जो है वो नंबर होते हैं जो कि एक घड़ी में हमें दिखाई देते हैं। He request everyone not to speak, और वो रिक्वेस्ट करते हैं सभी से कि वो ना बोलें, बिकॉज लैंग्वेज क्रिएट्स बैरियर बिटवीन पीपल, क्योंकि लैंग्वेज जो है लोगों के बीच में एक रुकावट पैदा करती है। द मोमेंट व्हेन एवरीवन स्टॉप्स मूविंग देयर बॉडी विल बी वेरी स्पेशल एंड डिफरेंट। जब सब अपनी बॉडी को हिलाना डुलाना बंद कर देंगे, इट मीन्स जब सब प्रत्येक व्यक्ति कोई भी काम करना बंद कर देगा, एंड विल बी वेरी स्पेशल, तो वह मोमेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्पेशल होगा, वो क्षण बहुत ज्यादा स्पेशल होगा। एंड डिफरेंट, और बहुत ही ज्यादा अलग होगा। एज वी हैव नेवर एक्सपीरियंस सच अ मोमेंट बिफोर, क्योंकि हमने अपना ऐसा क्षण कभी लाइफ में पहले महसूस नहीं किया था। यानी हम सब एक भागदौड़ में लगे रहते हैं, पूरी जिंदगी उसी में निकल जाता है, और कभी भी शांति से एक क्षण के लिए भी हम ठहर के, रुक के ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि वो जो एक्सपीरियंस होगा वो कितना अलग होगा और कितना स्पेशल होगा। तो वही बात पोइट इस पोएम के अंदर बोल रहे हैं। द पोइट सेज दैट इन दिस पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, और ये कहता है जब ये कोई एक्टिविटी करने का जो टाइम होगा, द फिशरमैन वुड नॉट हार्म द वेल्स। फिशरमैन जो है वो वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिशरमैन का काम होता है मछलियां पकड़ना, और उनको वो जो है मर जाती हैं। तो ये कहता है जब इनएक्टिविटी होगी, जब कोई कुछ नहीं कर रहा होगा, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा होगा, सब स्टॉप कर जाएंगे, तो फिशरमैन वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। द सॉल्ट गैदरर विल नॉट हर्ट देयर हैंड्स, और जो नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं, क्योंकि उनका काम होता है हाथों से नमक को इकट्ठे करना, तो वो उस टाइम रुक जाएंगे, तो वो अपने हाथों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोज हु आर बिजी डिस्ट्रॉइंग द नेचर, और जो सारा टाइम लगे रहते हैं नेचर को डिस्ट्रॉय करने में, पेड़ काटने में, या कोई किसी भी तरह से नेचर को खराब करते रहते हैं, विल अडॉप्ट अ न्यू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। उनको एक नया नजरिया मिलेगा जिंदगी की तरफ, और उनकी सोच जो है जिंदगी की तरफ बदल जाएगी। द मैन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर्स एंड विक्ट्री बेस्ड ऑन दैट डेथ्स ऑफ इनोसेंट पीपल, और जो लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं या अपनी जीत की तैयारी कर रहे हैं, बेस्ड ऑन डेथ ऑफ इनोसेंट पीपल, मासूम लोगों की मौत के ऊपर जो जीत हासिल करना चाह रहे हैं या अपने आप को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं, विल ज्वाइन देयर आर्मी, अगर वो भी रुक जाएंगे और अपने ही एनिमी को ज्वाइन कर लेंगे, एंड स्टैंड इन यूनिटी विद देम, तो उन्हीं के साथ यूनिटी में खड़े हो जाएंगे, डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करेंगे। No one will harm himself or any other person. कोई भी अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और दूसरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
Everyone will unite and ponder upon his acts and realize the result of his deeds. प्रत्येक जो है एक एकता में बंध जाएगा, क्योंकि सब एक टाइम पे ऐसे होंगे कि शांत हो जाएंगे, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो सब एक एकता में बन जाएंगे और अपने एक्ट्स के ऊपर वो दोबारा से सोचेंगे कि जो उन्होंने काम किए हैं उनका रिजल्ट क्या होगा, उनको भी सोचेंगे। द पोइट क्लैरिफाइज हिज आइडिया, पोइट अपने आइडिया को दोबारा से विस्तार से बताते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, और एंड सेज, और कहते हैं फर्दर दैट ही डज नॉट वांट दैट पीपल शुड स्टैंड आइडल, और वो ये अपनी बात को क्लियर करते हैं, अच्छे से समझाते हैं कि उनका काम को बंद कर देना या कुछ टाइम के लिए रुकने का मतलब ये नहीं है कि लोग आलसी हो जाएं और कुछ भी ना करें। He wants, वह चाहते हैं that there should be no war, कि कोई भी युद्ध नहीं होना चाहिए, because he does not want to see trucks laden with dead bodies of the soldiers, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सोल्जर्स की डेड बॉडी से भरे हुए ट्रक, लदे हुए ट्रक जो हैं वो उनको देखें। He is promoting universal brotherhood and peace. पॉइंट जो है वो एक सार्वभौमिक जो है आपसी भाईचारा और शांति की बात कर रहे हैं इस पोइम के अंदर। द पोइट सेज, पोइट कहते हैं दैट एवरीवन इज वर्किंग कंटिन्यूअस, प्रत्येक व्यक्ति लगातार काम कर रहा है, टू अचीव वंस गोल, जो उनको हासिल करना है वो उसको हासिल करने के लिए लगातार काम कर रहा है। द पीपल आर थ्रेटन्ड बाय डेथ, लोगों को एक डर का भय लगा रहता है, एंड द फियर फोर्स देम टू वर्क एंडलेसली, और यही डर की वजह से लोग बिना रुके लगातार काम करते रहते हैं, सो दैट दे कैन अचीव एवरीथिंग क्विकली, ताकि वो जल्दी से जल्दी सारी चीजें हासिल कर ले, अचीव कर ले। इन दिस मैड रश, और इसी पागलपन की दौड़ में, दे डू नॉट रियलाइज द रिजल्ट ऑफ देयर एक्ट्स, वो ये महसूस भी नहीं करते कि वो जो काम कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा। He wants us to pause, वो राइटर कहते हैं, पोइट कहते हैं वो हमें कुछ टाइम के लिए पॉज कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए रोक रहे हैं, एंड कम आउट ऑफ द मैड्रेस, और जो ये पागलपन की जो दौड़ है, सब भाग रहे हैं सारी चीजों को स्पॉइल करने में, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में, वो पोइट चाहता है कि कुछ टाइम के लिए रुक जाएं और इस पागलपन की दौड़ से बाहर आ जाएं। He wants us to be happy about our achievements, वो कहता है, पोइट कहते हैं कि हमें जो भी हमने हासिल किया है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, एंड सेलिब्रेट देम, और उसी को सेलिब्रेट करना चाहिए। He wants us to overcome the fear of death and to relax for a while, पोइट चाहते हैं कि हम जो डेथ का फियर है उससे बाहर आए और कुछ क्षण के लिए रिलैक्स करें, आराम करें, शांति लें। When the people will remain quiet for a while, और जब इंसान जो है, जो लोग हैं कुछ टाइम के लिए शांत रहेंगे, they will realize the purpose of their lives, तो उनको अपनी लाइफ का पर्पस जो है, उद्देश्य जो है वो महसूस होगा, वो उनको पता चल जाएगा। Just like all the creations of nature undergo a rebirth with the change of the seasons, जैसे नेचर का जो है रीबर्थ होता है सीजन्स के चेंज होने के साथ, जैसे ही गर्मी से सर्दियां आई तो नेचर का रीबर्थ हुआ है, फिर से नए, उसके बाद जब ऑटम सीजन आया फिर से पत्ते झड़ गए हैं, उसके बाद फिर से नया सीजन आएगा, फिर से नए पत्ते आएंगे, तो ये जैसे सीजन्स का, जैसे नेचर का रीबर्थ होता रहता है, इसी तरह से सिमिलरली कीपिंग क्वाइट विल बी अ रीबर्थ फॉर द ह्यूमन सोल, जो कीपिंग क्वाइट है, जो शांत रहना है, वो एक टाइप से ह्यूमन सोल का भी रीबर्थ हो जाएगा। इट गिव अ न्यू मीनिंग टू आवर लाइफ, वो हमारी जिंदगी को एक नया मकसद देगा, नया मीनिंग देगा। अगेन, दोबारा से द पोइट सेज, दोबारा कहते हैं दैट ही विल काउंट टिल 12, कि वो 12 तक काउंट करेंगे, एंड आस्क एवरीवन टू रिमेन क्वाइट, और प्रत्येक को चुप रहने के लिए कहते हैं, व्हाइल ही लिव्स, जबकि वो जा रहे हैं। तो
ये कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी है आप कुछ टाइम के लिए शांत रहेंगे और काउंट करेंगे 12 तक, ताकि हमें पता चले, हम कुछ टाइम के लिए शांत हो जाएं। जो एक भागदौड़ में हम सब लगे हुए हैं, उसके लिए थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और ये समझें कि लाइफ का मकसद क्या है, लाइफ का उद्देश्य क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, ताकि हम आराम से शांति से रहें। तो ये पूरी समरी इस पोएम की थी। अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम के एमसीक्यूज, और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, what symbols from nature the poet uses to prove that keeping quiet is not total inactivity? कौन से सिंबल्स पोएट यूज करता है ये प्रूव करने के लिए कि कीपिंग क्वाइट का मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी एक्टिविटी ना करें। तो कौन कौन से सिंबल्स यूज करते हैं पोएट? ए सन का सिंबल, बी सॉइल का, सी अर्थ का, डी नेचर एंड अर्थ। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, नेचर और अर्थ का सिंबल यूज करते हैं। कि इन एक्टिविटी का मतलब, कीपिंग क्वाइट का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी ना करें। शांत रहने का, शांत रह के भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। जैसे नेचर और अर्थ जो है बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए लगातार अपना काम करती रहती है। ऐसे ही ह्यूमन बींग्स को भी काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन ह्यूमन बींग्स लर्न फ्रॉम नेचर? ह्यूमन बींग्स को नेचर से क्या सीखना चाहिए? ए ब्यूटी, बी कीपिंग क्वाइट, सी टू बी हैप्पी, डी वर्किंग विद साइलेंस। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, वर्किंग विद साइलेंस। चुपचाप शांति से काम करना हमें नेचर से सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ मूवमेंट वुड इट बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट? वो कैसा मूवमेंट होगा जब प्रत्येक शांत हो जाएगा, सब शांत हो जाएंगे, तब वो मूवमेंट कैसा होगा? ए टेरिबल, बहुत ज्यादा भयानक होगा, बी पेनफुल, दर्द दर्दनाक होगा, सी एग्जोटिक, एग्जोटिक होगा, डी अनफॉरगेटेबल, कभी न भूलने वाला होगा, यादगार। तो उसका आंसर है आंसर नंबर सी एग्जोटिक। तो वो मूवमेंट जो है वो एग्जोटिक होगा। तो एग्जैक्टली के जो मैंने सिमिलर मीनिंग्स है वो यहाँ पे डाल दिए हैं, ताकि सिमिलर मीनिंग्स भी कई बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि एग्जोटिक का सिमिलर मीनिंग क्या है। तो ये मैंने डाल दिए हैं। एग्जोटिक मीन्स यूनिक भी होता है, स्ट्रेंज भी होता है, मार्वेलस भी होता है। यानी जो मूवमेंट होगा जब सब कुछ शांत हो जाएगा, तो वो मूवमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेंज भी होगा, क्योंकि ऐसा हमने कभी पहले फील नहीं किया होगा। मार्वेलस बहुत ज्यादा शानदार भी होगा, और यूनिक अपने आप में बहुत ही यूनिक भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म, और फिशरमैन कोल्ड सी के अंदर किसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा? ऑप्शन है ए सी हॉर्सेस को, बी मरमेड्स, मरमेड्स को, सी वेल्स, वेल्स को, डी टोर्टोइजेस या टोर्टोइजेस को। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, वेल्स। फिशरमैन जब समुद्र के अंदर जाल नहीं डालेगा तो वो वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट, वाइल गैदरिंग सोल्ट, सोल्ट गैदर करते हुए व्हाट विल हैपन टू मैन? इंसानों के साथ क्या होता है? इफ कीपिंग क्वाइट, कीप साइलेंट फॉर ए मोमेंट, अगर वो एक मोमेंट के लिए साइलेंट हो जाएंगे। ए ही विल स्टॉप ड्रॉपिंग इट, वो उसको गिराना बंद कर देंगे। ही विल लुक एट द ग्राउंड, वो ग्राउंड की तरफ देखने लग जाएंगे। ही विल वॉक केयरफुली, वह केयरफुली वॉक करेगा। डी ही विल थिंक ऑफ द हार्म द साल्ट इज डूइंग टू हिज हैंड्स, वह यह सोचेगा कि नमक उसके हाथों को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, जब साल्ट इकट्ठा करने वाला आदमी, इंसान कुछ मोमेंट के लिए शांत हो जाएगा, तो वो ये सोचेगा कि सॉल्ट जो है उसके हाथों को कितनी बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल साइलेंस बेनिफिट द मैन एंड नेचर? साइलेंस इंसान और नेचर को किस तरह से लाभ पहुंचाती है? ए बोथ विल बी फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड्स हो जाएंगे। बी मैन विल नो नेचर बेटर, इंसान नेचर को अच्छे से समझ पाएगा। सी मैन विल बी हेल्दी, मैन हेल्दी हो जाएगा। डी
मैन विल स्टॉप हर्टिंग नेचर, इंसान नेचर को हर्ट करना बंद कर देगा, एंड बोथ विल हील देमसेल्फ, और दोनों एक दूसरे को हील करेंगे, ठीक करने का काम करेंगे। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, मैन विल स्टॉप हर्टिंग नेचर, मैन नेचर को नुकसान पहुंचाना बंद कर देगा, एंड बोथ विल हील देमसेल्फ, और दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे ठीक करने में एक दूसरे को, जब साइलेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोइट अपील्स टू द रीडर टू कीप क्वाइट फॉर, पोइट अपील्स करता है रीडर्स के कि चुप रहने के लिए, शांत रहने के लिए, फॉर ऑप्शंस हैं ए 20 सेकेंड 20 सेकेंड्स के लिए, बी आवर 1 आवर के लिए, सी 30 सेकेंड्स, डी 12 सेकेंड्स। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी 12 सेकेंड्स। 12 सेकेंड्स के लिए पोइट अपील करता है रीडर्स को कीप क्वाइट के लिए। The next question is the types of war the poet talks about are, किस टाइप के wars की poet बात करता है? ऑप्शन नंबर 1 ग्रीन वार्स, war with gas, war with fire. सेकंड ऑप्शन verbal wars, सी technological warfare, डी nuclear wars. तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1 ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर। पोइट इस पोइम के अंदर ग्रीन वार्स यानी नेचर के प्रति जो वार्स है, वार्स विद गैस और वार्स विद फायर के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वुड दे बी वॉकिंग, वे कहां जा रहे थे? ए इन द पार्क, पार्क में, बी अलोंग द रिवर, रिवर के साथ साथ, सी इन द शेड, शेड के अंदर, डी ऑन द रोड, रोड पे। इसका आंसर है आंसर नंबर सी इन द शेड, शेड के अंदर जो है छाया के अंदर दे वुड बी वॉकिंग, वे वॉक जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मैन थ्रेटन्स हिमसेल्फ विद, इंसान अपने आप को किस चीज से डराए रखता है, किस चीज का डर है जो इंसान को हमेशा लगा रहता है? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 डेथ, डेथ का, बी बर्थ का, सी रॉबरी का, डी सुसाइड का। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए डेथ, डेथ का डर जो है इंसान को हमेशा डराए रखता है या हमेशा वो डरा रहता है। Next question is the poet advocates the balance of nature to be, poet कहता है कि जो बैलेंस है नेचर का वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ए मेंटेन, उसको संभाल के रखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, बी डिस्ट्रॉयड, उसको नेचर के बैलेंस को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, सी टेम्पररी डिस्टर्ब, टेम्पररी डिस्टर्ब्ड होना चाहिए, डी इग्नोर्ड या उसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1 मेंटेन। ऑब्वियसली नेचर के बैलेंस को मेंटेन करना चाहिए, हमें बनाए रखना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे कि आप जोशीमठ के अंदर देख रहे हो कि कितने सारे घर जो हैं वो उनमें दरारें आ गई हैं और वहां के लोगों को छोड़ छोड़ के कहीं और जाना पड़ रहा है। तो ये नेचर का जो मेंटेन ना करना है उसी का रिजल्ट है। Next question is have no truck with death means, have no truck with death का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर 1 will not die of the truck accident, ट्रक एक्सीडेंट से ना मरना, बी remove poverty and illiteracy, illiteracy और poverty को हटा देना, सी have no association or deal with death, डेथ के साथ कोई भी एसोसिएशन और डील ना होना, डी विल नो ड्राइव अ ट्रक, कोई भी ट्रक ड्राइव ना करना। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी हैव नो एसोसिएशन और डील विद डेथ, हमारा मौत के साथ कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए, कोई भी डीलिंग नहीं होनी चाहिए, यानी हैव नो ट्रक विद डेथ
यानी कोई भी मौत नहीं होनी चाहिए। राइटर ये चाहता है कि युद्ध के अंदर जो सोल्जर्स एक्सपायर होते हैं और उनकी जो डेड बॉडीज हैं उनसे लदे हुए ट्रक्स आते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और वो ना होने का मतलब ये है कि हमारा डेथ के साथ कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए, हम उसके साथ डील ना करें डेथ के साथ, और कोई भी डेथ नहीं होनी चाहिए वार की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोइट वांट्स द एंटायर ह्यूमैनिटी टू, पोइट चाहता है पूरी मानवता के लिए टू कीप टॉकिंग, वो बात करनी शुरू कर दे, कीप रनिंग, भागना शुरू कर दे, कीप लाफिंग, लाफिंग करना शुरू कर दे, कीप स्टिल, या एकदम से शांत हो जाएं, ठहर जाएं। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, कीप स्टिल, वो शांत हो जाए। पोइट चाहता है कि एंटायर ह्यूमैनिटी जो है, सारी मानवता जो है कुछ टाइम के लिए वो शांत हो जाए, रुक जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विदाउट रश, विदाउट, बिना दौड़े भागे, विदाउट इंजन, बिना इंजन के, रेफर्स टू, ये किस चीज को रेफर कर रहा है? ए नो नॉइज, इसका मतलब है कि कोई नॉइज नहीं होनी चाहिए। बी नो हरी टू गो टू ऑफिस, ऑफिस जाने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। सी नो ट्रेवलिंग, कोई ट्रेवलिंग नहीं होनी चाहिए। डी नो हॉलीडेइंग, या कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तो इन फ्रेजेस का, इन लाइनों का क्या मतलब है? विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, तो इसका मीनिंग है आंसर नंबर ए, नो नॉइज। इसका मतलब ये है कि कोई भी नॉइज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोल्ड सी अ पोएटिक डिवाइस, कोल्ड सी जो है वो एक पोएटिक डिवाइस है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, बी ट्रांसफर एपिथेट, सी मेटाफर, डी एलिट्रेशन। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, ट्रांसफर एपिथेट, यानी जब कोई एडजेक्टिव जो है किसी वर्ड की, नाउन की एग्जैक्ट क्वालिटी जो है वो डिफाइन करता है, तो वहां पे ट्रांसफर एपिथेट होता है। यानी कोल्ड सी जो है वो हमेशा कोल्ड ही होता है, तो कोल्ड जो वर्ड यूज हुआ है वो सी के लिए हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पे ट्रांसफर एपिथेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पोएट वाज दैट फोर्ट हैव नो, अकॉर्डिंग टू पोइट, पोइट के हिसाब से जो युद्ध लड़े जाते हैं उनका नहीं है, क्या नहीं है? हैव, ए सोल्जर्स, सोल्जर्स नहीं है। बी वेपन्स, हथियार नहीं है। फाइटर प्लेन्स नहीं है। डी सर्वाइवर्स, उनका कोई जीवित बचा हुआ नहीं है। जो भी युद्ध लड़े जाते हैं उनके कोई जीवित बचे हुए नहीं है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, सर्वाइवर्स, उनके जीवित जो है वो बचे हुए नहीं होते हैं। जो भी युद्ध लड़ा जाता है इट मीन्स कि उसके अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे सैनिक जो है वो मर जाते हैं, और सर्वाइवर्स उसके बचे हुए नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन नीड्स टू लर्न अ लेसन फ्रॉम, इंसान को एक लेसन सीखना चाहिए फ्रॉम, किससे सीखना चाहिए? ए मून से, बी स्टार से, सी अर्थ, डी सन। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, अर्थ से जो है एक लेसन सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम इज, पोएम की लास्ट लाइनें क्या है? A and later proves to be alive. B life is but what it is about. C I want no truck with death. D and you keep quiet and I will go. तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और तुम चुप रहोगे एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। Next question is the poet uses conversational style and personal pronouns as you, we and I because poet ने जो है जो यूज किया है स्टाइल जो है वो बात करने का स्टाइल यूज किया है, कन्वर्सेशनल स्टाइल यूज किया है पोएम के अंदर, और उसके अंदर पर्सनल प्रोनाउंस यूज किए हैं आई, वी, यू। क्यों यूज किए हैं? क्योंकि He wants to be intimate with mankind, वो ह्यूमैनिटी के साथ, मानवता के साथ
बहुत ज्यादा इंटीमेट जो है होना चाहते थे। बी, ही ट्राइज टू रीड आउट टू द रीडर्स, क्योंकि वो रीडर्स को पढ़ के सुनाना चाहते थे। सी, ही वॉन्ट्स टू एस्टैब्लिश कॉन्टेक्ट इजली, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट जो है वो आसानी से बनाना चाहते थे। डी, थर्ड पर्सन इज इनफेक्टेड, अगर वो थर्ड पर्सन में लिखते तो वो ज्यादा प्रभावशाली नहीं होती। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, ही ट्राइज टू रीड आउट टू द रीडर्स, वह रीडर्स के लिए पढ़कर सुनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आई वी यू पर्सनल प्रोनाउंस का यूज किया है। और आपसी बातचीत में जैसे हम बात करते हैं वैसे पोएट ने ये पोइम राइट की है। Next question is, why is the poet asking everyone not to speak any language? पोइट ने क्यों कहा है कि कोई भी कोई लैंग्वेज ना बोले? ऑप्शंस है टू अवॉइड नॉइज, नॉइज को दूर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए। बी, टू अवॉइड लाउड वॉइसेस, लाउड जो तेज आवाजें हैं उनको अवॉइड करने के लिए। सी, टू अवॉइड पीपल, पीपल को अवॉइड करने के लिए। डी, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है और जो द्वंद्व है जो आपस में एक दूसरे को ना समझ पाना उसको दूर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, ताकि आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, द्वंद्व ना हो, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, और एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो लैंग्वेज की वजह से, इसलिए पोएट मना करते हैं कि कोई भी लैंग्वेज ना बोले। Next question is, what would everyone feel at that exotic moment? और वो जो स्ट्रेंज मोमेंट होगा, कौन सा स्ट्रेंज मोमेंट होगा? जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था कि एक्सोटिक मोमेंट वो होता है जब सब कुछ कीपिंग क्वाइट, जब सब कुछ कीप क्वाइट हो जाएगा, जब बिल्कुल सब साइलेंट हो जाएगा, वो मोमेंट होगा एक्सोटिक मोमेंट। तो राइटर पूछ रहा है व्हाट वुड एवरीवन फील, उस एक्सोटिक मोमेंट में प्रत्येक व्यक्ति क्या फील करेगा? ए, हैप्पी, खुश हो जाएगा। बी, कंटेंट, शांत हो जाएगा। सी, डांसिंग, डांस करने लगेगा। डी, स्ट्रेंज ब्लिसफुल वननेस, या एक अजीब सी एक जो एकता है उनके अंदर वो हो मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, स्ट्रेंज ब्लिसफुल वननेस, और सब एक जो है अजीब सी एकता में बंध जाएंगे, उनके ऊपर एक ऐसा ब्लिस हो जाएगा कि वो सारे के सारे एक आपसी एकता में बंध जाएंगे, सबको ये लगेगा कि हाँ सब शांत है और सब एक जैसा फील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो इंजन्स एंड नो क्राउड? क्या होगा अगर ना तो कोई इंजन होगा और ना ही क्राउड होगी? ए, नॉइज विल बी लेसन्ड, तो नॉइज कम हो जाएगा। बी, नो क्राउड नो रोड्स, ना ही क्राउड होगे, नो क्राउड ऑन रोड्स, रोड्स पे कोई क्राउड नहीं होगी। सी, नो ट्रैफिक रश, ट्रैफिक का रश नहीं होगा। डी, इट विल क्रिएट ए परफेक्ट हैप्पी मोमेंट, ये जो मोमेंट होगा वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होगा और हैप्पी मोमेंट क्रिएट कर देगा। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, इट विल क्रिएट अ परफेक्ट हैप्पी मोमेंट। अगर नो इंजन होंगे, नो क्राउड होगी, तो ये एक परफेक्ट हैप्पी मोमेंट क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट वांट पीपल टू डू फॉर 1 सेकेंड? पोएट क्या चाहता है कि लोग 1 सेकंड के लिए क्या करें? ऑप्शन नंबर 1, टू सिंग, गाना गाएं। बी, टू क्लोज आईज, आंखें बंद कर ले। टू स्टैंड क्वाइटली, चुपचाप खड़े हो जाएं। डी, टू बी साइलेंट एंड मोशनलेस, साइलेंट हो जाएं और मोशनलेस हो जाएं, यानी बिल्कुल शांत हो जाएं और कोई भी एक्टिविटी ना करें। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, टू बी साइलेंट, बिल्कुल चुप हो जाएं, एंड मोशनलेस, और बिना एक्टिविटी के हो जाएं, बिना कोई भी एक्शन वो ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ऑलवेज अलाइव? क्या चीज हमेशा जीवित रहती है? इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड और स्टिल, जब सब कुछ शांत भी हो जाएगा, जब सब कुछ खत्म भी हो जाएगा, तो क्या चीज है जो उसके बाद भी जीवित रहेगी?
A. Mountains. B. Rivers. C. Sun. D. Earth and nature are always alive. अर्थ और नेचर हमेशा alive जीवित रहती हैं। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, अर्थ एंड नेचर आर ऑलवेज अलाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सैडनेस इन द पोएम दैट द पोएट स्पीक अबाउट। पोएम के अंदर कौन सी सैडनेस है, कौन सा दुख है जिसके बारे में पोएट बात करता है। ऑप्शन नंबर 1 वायलेंस, हिंसा, बिकॉज ऑफ अनथॉटफुलनेस ऑफ द पीपल, बिना सोचे विचारे लोगों की जो वायलेंस करने की आदत है वो उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में जो है उदासी है, दुखी है। बी अननेसेसरी मूवमेंट्स, जो बिना मतलब के जो आंदोलन होते हैं वो। सी स्पीकिंग अलाउड, तेज बोलना। डी फाइटिंग या लड़ाई करना। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1 वायलेंस बिकॉज ऑफ अनथॉटफुलनेस ऑफ द पीपल। लोगों का बिना सोचे विचारे जो वायलेंस करना है वो पोइम के अंदर उस सैडनेस के बारे में पोइट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइमिंग स्कीम यूज्ड इन द पोइम। पोइम के अंदर कौन सी राइमिंग स्कीम यूज की है। ए एनक्लोज्ड राइम, एनक्लोज्ड राइम है। बी मोनोराइम। सी सोनेट। डी फ्री वर्स। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, फ्री वर्स का यूज हुआ है, यानी जहां पे कोई भी प्रॉपर राइमिंग स्कीम ना यूज होती है, यूज नहीं होती है, वहां पे फ्री वर्स उसको हम कहते हैं। प्रॉपर कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते उस राइमिंग स्कीम में, वो फ्री वर्स होता है। और फ्री वर्स को डिटेल में और भी समझाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है इतना रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फ्री वर्स के लिए आप अलग से वीडियोस देख लीजिए। Next question is how will keeping quiet protect our environment? Keeping quiet किस तरह से हमारे environment को प्रोटेक्ट करती है, रक्षा करती है। A by creating peace and brotherhood feeling, ब्रदरहुड की आपसी भाईचारे की और शांति की फीलिंग क्रिएट करके। B noise will be there, नो नॉइज विल बी देयर, उससे कोई शोर शराबा नहीं होगा, इससे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है। सी पीपल विल नॉट फाइट, लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। डी नन या कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए बाय क्रिएटिंग पीस एंड ब्रदरहुड फीलिंग। ये पोइम जो है कीपिंग क्वाइट वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है, हमारे अंदर एक आपसी भाईचारे की और शांति की जो फीलिंग है उसको क्रिएट करती है करके, और हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोट मूव आर्म्स, अपने आर्म्स को नहीं हिलाना। व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन रेफर टू, ये एक्सप्रेशन किस बात को रेफर करता है। ए सिट क्वाइटली, आराम से चुपचाप बैठ जाना। बी स्टैंड क्वाइटली, आराम से खड़े हो जाना। सी टू बी इनएक्टिव, कोई भी काम ना करना। डी सिटिंग स्टिल, आराम से बैठ जाना विदाउट एनी मूवमेंट, बिना किसी मूवमेंट के, बिना किसी हिले डुले काम किए। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी सिटिंग स्टिल, शांति से बैठ जाना विदाउट एनी मूवमेंट, बिना किसी मूवमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। हमें किसके साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जो बिल्कुल काम ना करना और ये जो मृत्यु है उसको किसके साथ मैच नहीं करना चाहिए। ए नो मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट ना होना। बी अ स्टैचू हो जाना। सी टॉकिंग पीपल, टॉकिंग बोलने वाले लोगों के साथ। डी स्टिलनेस एंड साइलेंस, बिल्कुल शांत और चुप हो जाना। यानी राइटर कह रहा है कि आप दोनों चीजों के को कंफ्यूज मत हो जाओ दोनों चीजों के बीच में। यानी डेथ, एक तो डेथ होती है जब आदमी बिल्कुल शांत हो जाता है, और इनएक्टिविटी जब हम कोई काम नहीं करते। तो इन दोनों को आप स्टिलनेस और साइलेंस इन दोनों के साथ मिला के कंफ्यूज मत करना। यानी इनएक्टिविटी का मतलब ये नहीं है, स्टिलनेस का मीनिंग ये नहीं है कि इनएक्टिविटी, स्टिलनेस का मतलब ये नहीं है कि आप कोई एक्टिविटी ही ना करो। और दूसरा है डेथ, डेथ मतलब जब आदमी बिल्कुल शांत हो जाता है, कोई मूवमेंट नहीं होती, यानी साइलेंस। यानी डेथ को साइलेंस के साथ मैच मत करो। यानी आप इन चारों चीजों को एक दूसरे के साथ कंफ्यूज मत करो। राइटर ने क्लियर किया है
कि उसका स्टिलनेस का मतलब ये नहीं कि आप कोई काम ही ना करो, ये कहता है नेचर भी काम करती है बट विदाउट हार्मिंग एनीबॉडी, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना जो अब काम करते हो वो स्टिलनेस पॉइंट बोल रहे हैं। और ये इसी के तरह कह रहे हैं कि साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि डेथ, तो ये कह रहा है कि आप इन सारे वर्ड्स के बीच में कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इसका राइट आंसर है स्टिलनेस एंड साइलेंस, यानी स्टिलनेस और साइलेंस और इनएक्टिविटी और डेथ के अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोएट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फिशरमैन, पोएट फिशरमैन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं। ए टू फाइंड मोर फिश, कि और मछलियां ढूंढे। बी टू गो डीपर इनटू सी, और ज्यादा गहरे समुद्र के अंदर चले जाएं। सी टू थिंक एंड स्टॉप हार्मिंग द फिश, टू थिंक सोचे और रुक जाए मछलियों को नुकसान पहुंचाने से, वो नुकसान ना पहुंचाए मछलियों को। डी नन, तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, टू थिंक सोचें, टू स्टॉप हार्मिंग द फिश, और मछलियों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज हर्ट हैंड रेफर टू, हर्ट हैंड किसको रेफर करता है। ए ग्रोइंग नीड्स ऑफ द मैन, मैन की जो लगातार बढ़ती जरूरतें हैं उसके बारे में। बी ग्रोइंग ग्रीड ऑफ मैन, इंसान का बढ़ता हुआ लालच। सी अनफुलफिल्ड डिजायर, जो ऐसी डिजायर, ऐसी उम्मीदें जो कभी पूरी ना हो। डी ग्रोइंग इनसेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन, कि इंसान जो है अपने दुख के प्रति बहुत ज्यादा असंवेदनशील हो गया है, उसकी टेंडेंसी। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, हर्ट हैंड। हर्ट हैंड का मतलब है ग्रोइंग इनसेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन, कि इंसान को दर्द होता रहता है लेकिन उसके प्रति भी वो संवेदनशीलता नहीं दिखाता है। जैसे पॉइंट ने जो है वो नमक वाले हाथों के इंसानों का के बारे में बात की है, कि उनके हाथों में वो काम के प्रति इतना ज्यादा पागल हो जाते हैं कि वो ये भी ध्यान नहीं देते एक टाइम रुक के कि उनके हाथ कितने खराब हो रहे हैं, उनको कितना पेन हो रहा है। तो यही बात राइटर कह रहे हैं कि जो हम पेन के लिए इतने ज्यादा इनसेंसिटिव हो गए हैं कि हम अपने काम में अपनी नींद, अपनी सेहत, सारी चीजें खराब करते जा रहे हैं, तो वो इनसेंसिटिविटी हमारे अंदर आ गई है कि हम असंवेदनशील हो गए हैं और उसकी भी परवाह नहीं करते हैं इस भागदौड़ के चक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इमेजेस इन द पोएम शो दैट पोएट कंडेम्स और हेट वायलेंस, कि कौन सी इमेजेस पोएम ने बताए जिससे ये पता चलता है, जो ये दिखाती हैं कि पोएट नफरत से और हिंसा से की आलोचना करते हैं इस पोएम के अंदर। ए फिशरमैन नॉट हार्मिंग वेल्स, फिशरमैन वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वार्स लिविंग बिहाइंड नो सर्वाइवर टू सेलिब्रेट, और युद्ध जो है अपने पीछे किसी को भी नहीं छोड़ती सेलिब्रेट करने के लिए, युद्ध को सेलिब्रेट करने के लिए, जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। सी पोएट रिफ्यूजल टू डील विद डेथ, पोएट का रिफ्यूजल डेथ के साथ डील करने का। डी ऑल ऑफ दीज, या ये सारे सारे। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी ऑल ऑफ दीज, यानी पोइट इन लाइनों के थ्रू ये बताते हैं कि वो हिंसा को बहुत ज्यादा, वो हिंसा की आलोचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वार्स मेंशन इन द पोएम, पोएम के अंदर कौन से टाइप्स के वार का मेंशन किया गया है। ए वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट वॉर। वॉर अगेंस्ट नेचर, नेचर के अगेंस्ट वॉर। सी वॉर विद गैसेस एंड फायर, गैसेस के साथ वॉर विद गैसेस एंड फायर, गैसेस और फायर के खिलाफ जो युद्ध है। डी ऑल दीज, या ये सारे ही। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी ऑल ऑफ दीज, सारे ही सारे जो वॉर्स है वो मेंशन किए गए हैं पोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द पोएट परसीव लाइफ, पोएट लाइफ को कैसे लेते हैं, कैसे परसीव करते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं। एज स्टिलनेस, बिल्कुल शांति से। बी एज साइलेंस, बिल्कुल चुप रह के। सी एज ए नॉइसी प्लेस, एक नॉइसी प्लेस की तरह। डी ए कंटिन्यूअस इवेल्युएशन ऑफ नेचर, की लाइफ जो है एक कंटिन्यूअस इवेल्यूशन है नेचर का, कि जैसे नेचर जो है लगातार उसका चलती रहती है, उसको ऐसे लेते हैं। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी
कंटिन्यूअस इवेल्युएशन ऑफ नेचर। लाइफ जो है वो कंटिन्यूअस लगातार चलने वाला एक इवेल्युएशन है जो चलता रहता है नेचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट। पोएम जो है, पोएम का टाइटल जो है वो क्या सजेस्ट करता है। ए इनएक्टिविटी, कोई एक्टिविटी ना करना। बी नॉइज, नॉइज। सी अनहैप्पीनेस, उदासी। डी मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस, साइलेंस को मेंटेन करना। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस, साइलेंस को मेंटेन करना, ये पोएम का टाइटल सजेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज काउंटिंग अप टू 12 सिग्निफाई एंड हाउ इट विल हेल्प। जो काउंटिंग है अप टू 12 तक की काउंटिंग है वो क्या सिग्निफाई करती है, क्या बताती है, एंड हाउ इट विल हेल्प, और ये कैसे हेल्प करेगी, कैसे सहायता करेगी। ए आवर्स ऑफ द डे, आवर्स बताती है डे के। मंथ्स ऑफ ए ईयर, मंथ्स बताती है ईयर के। इट विल हैव टू क्रिएट पीस एंड हार्मनी, ये पीस और हार्मनी को क्रिएट करेगी। डी ऑल, या ये सारे ही सारे। तो आंसर है आंसर नंबर डी ऑल। 12 जो है सिग्निफाई करता है आवर्स ऑफ द डे, एक दिन के घंटे। मंथ्स ऑफ ए ईयर, मंथ्स ऑफ ए ईयर, और ये पीस और हार्मनी दोनों को ही कंटेन जो है क्रिएट करेगी। Next question is what does the style of the poem symbolize? What that the poet used to write with, और जो है पोएम का स्टाइल जो है वो किस बात को सिंबलाइज करता है, किस बात का प्रतीक है। ए डिजायर्स, डिजायर्स का। बी हैप्पीनेस का। सी होप का। डी डिजायर एंड होप का। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, डिजायर एंड होप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसेंस और मैसेज ऑफ द पोएम। पोएम का मैसेज क्या है। A introspections and retrospection to be more peaceful and be in harmony, कि हम अपने आप भी अपना इंट्रोस्पेक्शन आत्म निरीक्षण करें और बाहर से भी निरीक्षण करें कि टू बी मोर पीसफुल एंड टू बी इन हार्मनी, कि हमें बहुत ही ज्यादा शांति से और हार्मनी के साथ कैसे रहना चाहिए। टू प्रोस्पर, की अमीर कैसे बनना चाहिए। टू बी हैप्पियर, या खुश कैसे होना चाहिए। टू रीच आउट मोर पीपल, या दूसरे लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 1, इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन टू बी मोर पीसफुल एंड बी इन हार्मनी, कि हम बाहरी तौर पे और अंदरूनी तौर पे भी बहुत ज्यादा पीसफुल हों और हार्मनी के साथ रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट क्रिएट्स बैरियर। जो बैरियर है, जो रुकावटें हैं, वो कौन क्रिएट करता है। ए इंटरेक्शंस, एक दूसरे के साथ मिलजुल है, इंटरेक्शन वो करता है। बी रिएक्शंस, जो रिएक्शंस होते हैं वो। सी फाइटिंग्स। डी लैंग्वेज, या लैंग्वेज। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, लैंग्वेज जो है वो हमेशा बैरियर, रुकावटें क्रिएट करती है एक दूसरे के अंदर, इसलिए राइटर ये कहता है कि लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। तो ये वीडियो जो है स्टूडेंट्स काफी बड़ा हो गया है, क्योंकि क्वेश्चंस सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हम ये नहीं सोच सकते कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है, तो हमें सारे ही कवर करने पड़ते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।